Good morning, students and my dear friends. I am Dr. Shalini Shukla, and today is 19th of December 2022, Monday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. और इसी Telegram channel पर आपको इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइंस की एक सेपरेट PDF भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। मोटिवेशन ऑफ द डे इज विनिंग इज फन बट दोज मोमेंट्स दैट यू कैन टच समवन्स लाइफ इन अ वेरी पॉजिटिव वे आर बेटर। और आज के मिंट पेपर की ये न्यूज़ हेडलाइंस है, अप्रॉक्सीमेटली 12 न्यूज़ हेडलाइंस हैं जो कि फ्री एडिशन में कवर हो रही हैं, और बिजनेस स्टैंडर्ड के अप्रॉक्सीमेटली 9 न्यूज़ आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट पेज नंबर पर दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, और इसके ही साथ हम पेज नंबर 1 पर दिए हुए 2-3 और आर्टिकल भी कवर करेंगे। इसके अलावा पेज नंबर 4 पर भी एक आर्टिकल दिया हुआ है जो कि टैक्स से ही रिलेटेड है। तो उन सारे आर्टिकल्स को हम यही डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल क्या है। 50K नोटिसेस सेंड टू कंपनीज आफ्टर GST ऑडिट। जीएसटी अथॉरिटीज़ ने अप्रॉक्सीमेटली 50,000 नोटिसेस सर्व किए हैं डिफरेंट कंपनीज़ को, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म्स हों या प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हों, और डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रही थी, चाहे वो रियल एस्टेट हो चाहे वो ज्वेलरी। तो डिफरेंट सेक्टर में ऑल अक्रॉस द सेक्टर्स टू सेवरल कंपनीज जीएसटी अथॉरिटीज़ हैव सेंड द शो कॉज नोटिसेस। अब रीज़न क्या है इस शो कॉज नोटिस को सेंड करने का, तो अगर इसको हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में डिस्कस करें तो इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी अथॉरिटीज़ ने अपना पहला कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। तो जब से ये जीएसटी रेजीम आया, या हम बोल सकते हैं जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके बाद से ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट एक्सरसाइज है जो जीएसटी अथॉरिटीज़ ने कंडक्ट किया है। और इस जीएसटी ऑडिट एक्सरसाइज में अप्रॉक्सीमेटली पिछले 4 सालों के जो जीएसटी रिटर्न्स हैं वो कवर किए गए हैं, उनकी ऑडिटिंग करी गई। तो 2017 से लेकर 18 से 19 ये 2 फाइनेंशियल ईयर हैं जिनके जो जीएसटी टैक्स रिजीम के इनके जो जीएसटी रिटर्न्स फाइल किए हैं फॉर्म्स ने, उनको कवर किया गया। कुछ केसेस में 2020 और 2021 फाइनेंशियल ईयर के भी रिटर्न्स को कवर किया गया। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बोले तो पिछले 4 सालों के जो जीएसटी रिटर्न्स कंपनीज ने फाइल किए हैं उनकी ऑडिटिंग हुई है इस फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट एक्सरसाइज में। तो ऐसे सभी कंपनीज जिन्होंने अपना जीएसटी रिटर्न फाइल किया है दिसंबर 2021 में, और जिनका जो टैक्स है, जहाँ हम बोल सकते हैं जिनका जो टर्नओवर है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ से ऊपर है, तो ये सारी कंपनीज इस ऑडिट एक्सरसाइज में कवर हुई थी। और इसी ऑडिट एक्सरसाइज में जीएसटी अथॉरिटीज़ ने कई सारे मिसमैच फाइंड आउट किए, और उन्हीं मिसमैच की वजह से ये 50,000 नोटिस जो हैं वो सर्व किए गए हैं, शो कॉज नोटिस सर्व किए गए हैं कंपनीज को, और उनसे आंसर मांगा गया है उस मिसमैच का, उस मिस एप्रोप्रिएशन का। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज करने के बाद सेंट्रल जीएसटी एक्ट के डिफरेंट सेक्शंस के तहत कंपनीज को नोटिस सर्व किए हैं ऑडिटिंग अथॉरिटी ने, और इसमें कई सारे इश्यूज़ हैं। सबसे पहला जो इशू है वो दैट इज मिस डिक्लेरेशन, दूसरा टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेमेंट्स, रॉन्गली अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट आइटम, मिसमैच इन सेल, परचेज ऑफ आइटम एंड सो ऑन। तो बहुत सारे इश्यूज़ को कवर करते हुए कंपनीज को शो कॉज नोटिस सर्व किए गए हैं, और जब डेफिनेटली इशू और कॉजेज जो हैं वो कंपनी वाइज वेरी कर रहे हैं, और हर कंपनी को अपने इशू के अकॉर्डिंग रिप्लाई करना है। तो नाउ ऑल द जीएसटी रिटर्न्स फाइल्ड बाय द कंपनीज ऑल अक्रॉस द सेक्टर सिंस लास्ट 4 ईयर वो सब अब ऑडिटिंग की कवरेज में आ रहे हैं। नाउ जीएसटी काउंसिल हैज स्टार्टेड first ever comprehensive audit exercise. तो these are the key points. अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख अकाउंट्स को स्क्रूटिनाइज किया है जीएसटी अथॉरिटीज़ ने, और जितने भी 50,000 नोटिसेस सर्व किए गए हैं उनमें 15 से 30 दिन का टाइम दिया गया डिपेंडिंग ऑन द इशू कंपनीज को कि वो अपना रिप्लाई जो है वो डिपार्टमेंट में सबमिट करें। और इसी को देखते हुए तो जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ ने, या बोल सकते हैं कि सेंट्रल एक्ट जीएसटी एक्ट के तहत ये ऑडिट सर्विस स्टार्ट करी गई थी, इसी के इमीडिएटली बाद जो स्टेट्स हैं, जो स्टेट जीएसटी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी सेम एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है फॉलोइंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट प्रोसेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट।
अब इसके ही साथ एक और न्यूज़ है जो कि पेज नंबर 4 पर दी हुई है, उसको भी हम यहीं कवर कर लेते हैं। CBIC डिटेक्ट ₹62K करोड़ ऑफ इवेजन यूजिंग फेक इनवॉइसेस। तो GST के केस में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, या हम बोले जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो क्लॉज है, उसको लेकर के हमेशा से इश्यूज रहते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है GST में, या हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, जहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिकली रिफर्स टू टैक्स ऑलरेडी पेड बाय अ पर्सन at the time of purchase of goods and services and which is available as a deduction from the tax payable। तो इनपुट नाम से लग रहा है कि इनपुट खरीदते समय, रॉ मटेरियल खरीदते समय जो बिजनेसमैन ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, वो टैक्स उनका डिडक्ट होता है किससे, जब वो ओवरऑल टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जो उनका टैक्स पेबल होता है उसमें से वो इनपुट टैक्स जो है वो क्रेडिट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेडर परचेज गुड्स वर्थ ₹100 and pay 10% tax on it, and now this is a trader sold such goods as ₹150 and the tax collected from buyer is ₹15. Now the trader has to pay ₹15 to the government, but definitely he had already paid ₹10 on this. So this ₹10 will be deducted from this ₹15, and the ट्रेडर विल ओनली पे ₹5 टू द गवर्नमेंट। तो केवल ₹5 ही पेबल होंगे। अगर उसने ₹100 का इनपुट खरीदा है, ₹100 का रॉ मटेरियल खरीदा है, उस पर 10% टैक्स दिया, यानी ₹10 का टैक्स दिया है, और वो इसको 150 में बेच रहा है, उसको 15% टैक्स के अकॉर्डिंग उसको अगर ₹15 गवर्नमेंट को देने हैं, तो उस ₹15 में से जो ₹10 जो उसने टैक्स ऑलरेडी पे किया है इस ₹100 पर, वो डिडक्ट कर लेगा, यानी जो नेट पेबल होगा वो ₹5 होगा। और इसी इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के कई बार जो कंपनीज होती हैं वो फेक इनवॉइसेस जनरेट करती हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर टैक्स और इन ऑर्डर टू गेट दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो टैक्स अथॉरिटीज़ ने अभी रिसेंटली, और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, कई बार इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के एक्सपोर्टर्स को भी कैच किया गया है। अथॉरिटीज़ ने कई बार उसमें भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी ये इशूज़ आइडेंटिफाई किए हैं। तो रिसेंटली टैक्स अथॉरिटीज़ ने अप्रॉक्सीमेटली 62,000 करोड़ के जो वर्थ की GST के फेक इनवॉइसेस पिछले लास्ट 3 सालों में आइडेंटिफाई किए हैं। तो ओवरऑल जितने भी केसेस आइडेंटिफाई किए, अगर उनको क्लब किया जाए तो 62,000 करोड़ की GST के फेक इनवॉइसेस जो है पिछले 3 सालों में जनरेट किए गए हैं एज पर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड custom, and this is the primary reason the government has kept such offences out of the increased money thresholds of 2 crore in the GST council meeting on Saturday। और इसीलिए जो GST काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें ये जो 2 करोड़ का जो थ्रेशोल्ड है इसको इंक्रीज नहीं किया गया है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी बिग इशू इन करंट GST रेजिम। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि टैक्स से ही रिलेटेड है। अभी तक हम सारी टैक्स की बात कर रहे थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस की, GST की। नाउ दिस न्यूज़ इज रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स और एडवांस टैक्स जिसको हम बोले। तो एडवांस टैक्स मॉप अप राइज 13% टू 5.2 ट्रिलियन। तो अगर एज पर रिसेंटली पब्लिश डेटा अगर हम देखें तो जो क्यूमुलेटिव एडवांस टैक्स अभी तक कलेक्ट हुआ है, जिसमें दोनों ही तरह के डायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, कौन कौन से, कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल टैक्स। तो अगर अभी तक का कॉर्पोरेट टैक्स प्लस पर्सनल टैक्स का क्यूमुलेटिव एडवांस टैक्स कलेक्शन देखें तो अप्रॉक्सीमेटली उसमें 12.83% का इंक्रीज दिख रहा है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 4.62 ट्रिलियन का एडवांस टैक्स कलेक्ट हुआ था। इस बार यही इंक्रीज होकर के 5.21 ट्रिलियन का हो गया। तो 12% का इंक्रीज देखने को, अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 13% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है एडवांस टैक्स कलेक्शन में या क्यूमुलेटिव एडवांस टैक्स कलेक्शन में इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड डेटा बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और ये इस बार अगर हम देखें तो जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, एडवांस टैक्स कलेक्शन मॉप अप हुआ है, दैट इज इंडिकेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट फाइनेंसेस और रिवेन्यू, और जिसकी वजह से हमने कई बार ये न्यूज़ भी डिस्कस करी कि इस बार जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो ब्रीच नहीं होगा, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6.4% ऑफ GDP। क्यों? क्योंकि जो एडवांस टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है पिछले साल के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है।
और अगर दोनों ही तरह के टैक्स, कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्स को अलग अलग देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स में जो कलेक्शन हुआ है वो ₹3.79 ट्रिलियन हुआ है, और जो एडवांस पर्सनल टैक्स कलेक्ट हुआ है वो 1.23 ट्रिलियन का टैक्स कलेक्ट हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि एडवांस टैक्स क्या होता है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली एडवांस टैक्स क्या होता है? एडवांस टैक्स इज पेड एज व्हेन द मनी इज अर्न इन 4 installment instead of paying the tax at the end of financial year, that is in February or March. What taxpayers do? They divide their overall tax, applicable tax, into 4 installments और उसको 4 installment में quarter wise quarter पे करते हैं. So this particular payment of tax is called as the advance tax. So advance tax is paid as and when the money is earned in 4 installment instead of at the end of fiscal year or financial year. And definitely जो advance tax कलेक्शन होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक सेंटिमेंट का. तो अगर हम 4 इंस्टॉलमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे किया थी? दैट इज 15% ऑफ एडवांस टैक्स, और उसको कब पे करते हैं? जून में. जून 15 तक पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो पे हो जाती है. दूसरी इंस्टॉलमेंट कब पे होती है? वो होती है सितंबर 15 को, यानी 30%. थर्ड इंस्टॉलमेंट दिसंबर 15 को, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट मार्च 15 को. तो ये 5 डेट्स हैं जिसमें 15% कर करके जो इंस्टॉलमेंट है पे कर जाती है, और मार्च 15 को जो ओवरऑल सेटलमेंट है वो कर दिया जाता है. और इस एडवांस टैक्स कलेक्शन को देख करके कहा जा सकता है कि इकोनॉमी जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है. So this is the infographic about the Indian economy and the revenue collection by government in terms of direct taxes. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 4 of Business Standard. House panel suggests GST council like RODTEP body. तो RODTEP हमने कई बार डिस्कस भी किया, और इसका डिस्क्राइब सेक्शन में एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं. इसका फुल फॉर्म क्या है? रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट. इसने इंडिया की जो रीसेंट एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स थी, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया जो स्कीम्स थी, जिनको हम ऐसे बोलते हैं मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, उन स्कीम्स को रिप्लेस करके ये नया इंसेंटिव सिस्टम दैट इज रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया था. और इसकी इंप्लीमेंटेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा इशूज़ भी थे, क्योंकि WTO का बेसिकली कहना था कि इससे पहले की जो इंसेंटिव स्कीम्स थी वो WTO के नॉर्म से कंप्लाई नहीं कर रही थी. तो WTO के अदर मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको वो डिसएडवांटेज सिचुएशन में ला रही थी. दैट इज़ वाई इंडिया हैज़ रिप्लेस देयर MEI और SEI स्कीम्स को रिप्लेस करके RODTEP गवर्नमेंट ने लाया था. अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी RODTEP को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज जनरेट हो रहे हैं. इसका फुल फ्लेज इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है, कई सारे सेक्टर में ये एक्सटेंड नहीं हुई है. तो उसी को लेकर के कमेटी ऑफ कॉमर्स ने रिकमेंड किया है कि जो जिस तरह से हमारे पास GST इम्प्लीमेंटेशन के लिए GST काउंसिल है, जहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और बैठ के डिस्कस करते हैं इशूज़ को, उसी तरीके से रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की काउंसिल भी होनी चाहिए, या RODTEP काउंसिल भी हमारे पास होनी चाहिए, या RODTEP काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए सिमिलर इन लाइन ऑफ GST काउंसिल. और इससे क्या होगा? वाई दिस कमेटी ऑफ कॉमर्स इज सजेस्टिंग दिस पर्टिकुलर काउंसिल? क्योंकि कमेटी ऑफ कॉमर्स का कहना है कि जो ये RODTEP काउंसिल सेटअप होगी, दिस विल प्रोवाइड द रोड मैप फॉर शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म चेंजेस इनटू द रेट स्ट्रक्चर, और इससे पीरियोडिक रिव्यू भी होगा जो रेट्स का है, और स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं उनको भी टाइमली मैनर में टैकल किया जाएगा. क्योंकि कमेटी का मानना है कि जितने भी प्रोविजंस हैं RODTEP स्कीम में उनका पीरियोडिक इवैल्यूएशन और रिव्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट इज़ वाई दिस कमेटी हैज़ रिकमेंडेड वन काउंसिल इन लाइन विद GST. इसके अलावा कमेटी ने कुछ और सजेशन भी दिए. कमेटी ने बोला कि जो भी ये एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स हैं डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए, जो ये रैशनल रखा गया है रेट्स का, RODTEP के जो टैक्स रेट्स रखे गए हैं वो प्रॉपरली रैशनलाइज होने चाहिए, सजेशन बेस्ड होने चाहिए कि वाई दिस पर्टिकुलर रेट हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जिससे कि जो एक्चुअल पर्पस है RODTEP का वो अचीव होगा. तो बेसिकली इवैल्यूएशन, रिव्यू, रैशनलाइजेशन, स्क्रूटनाइजेशन, इन सब पर्पस के लिए एक RODTEP काउंसिल को के सेटअप करने की बात कमेटी ऑन कॉमर्स ने कही है. सो दिस इज अ स्टेटस चेक. प्रपोजल है शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म चेंजेस इन रेट स्ट्रक्चर,
और करंट रेट क्या है RODTP का, अगर हम देखें तो 0.5 to 4.3% ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू। लिस्ट ऑफ एलिजिबल एक्सपोर्ट आइटम एक्सपेंडेड फ्रॉम 10K, 10 फ्रॉम एक्सटेंडेड टू 10K फ्रॉम 8K, तो अप्रॉक्सीमेटली पहले 8,731 आइटम थे RODT में जो कवर होते थे, उसको एक्सटेंड करके 10,342 कर लिया गया है। और जो एवरेज रेट स्ट्रक्चर है वो 0 पॉइंट, या हम बोल सकते हैं जो इंसेंटिव है वो 0.5 से लेकर के 4.3% तक है। और इसका रिवीजन कौन से आइटम्स आएंगे RODT पे, कौन से नहीं आएंगे, रिवीजन पीरियोडिक रिवीजन कितना रेट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इसी के लिए काउंसिल को फॉर्म करने का सजेशन दिया जा रहा है। अभी की अगर हम देखें एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रॉक्सीमेटली 14,245 करोड़ जो हैं वो स्कीम के लिए एलोकेट किए थे फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, और यही जो एलोकेशन था वो 12,454 करोड़ का था फाइनेंशियल ईयर 22 में। तो पिछले साल से कंपैरिजन में इस साल एलोकेशन इंक्रीज हुआ है। हम देखें तो जो लिस्ट में जो एक्सपोर्ट आइटम्स आते थे लिस्ट में, उसको भी इंक्रीज किया गया, रेट में भी रिवीजन किया गया, बट कमेटी का ये कहना दैट शुड बी रैशनल, ऐसा कोई रैंडम रिवीजन नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, फिल्म इन पुल अ PSB ओवर मिस सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एडवाइस किया है कि वो अपने कस्टमर को फोर्सफुली कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट ना सेंड करें। अगर पिछले रिसेंट टाइम में देखें तो बहुत सारे बैंक्स जो हैं, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वो इंश्योरेंस सेक्टर में भी ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी एक विंग उनकी सब्सिडी ऑपरेट कर रही है, और वो अपने बैंक्स के थ्रू अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इवन कुछ अगर आप पब्लिक सेक्टर या स्टेट ओन बैंक्स को भी देखें तो उन्होंने भी कुछ हिस्ट्री में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जहां पर इन्होंने इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करी थी, जिसमें PNB एक नाम है, PNB मेटलाइफ आपने सुना भी होगा। तो उसी को लेकर के कस्टमर्स को के राइट को, कस्टमर के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट को तो इतना नहीं उन्होंने एम्फेसाइज किया, बट पब्लिक सेक्टर जो स्टेट ओन बैंक्स हैं उनको बोला है कि वो अपने कस्टमर को फोर्सफुली कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट ना सेल करें। क्यों? क्योंकि इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं, दिस विल इम्पैक्ट द कोर बिजनेस ऑफ द बैंक्स। बैंक का कोर बिजनेस क्या है? बैंकिंग करना, ना कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करना। तो जो बैंक्स के हेड हैं उनको बोला गया है कि आप वर्टिकल वाइज जो हैं, हेड्स को बोला गया कि वर्टिकल वाइज, सेक्शन वाइज जो है मैकेनिज्म फाइंड आउट करिए, मैकेनिज्म को स्टार्ट करिए, जिससे कि जितनी भी अनफेयर और अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज़ हो रही हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करने में, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को सेंड करने में टू द बैंकिंग कस्टमर, उनको चेक किया जा सके, उनको रोका जा सके। तो बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अपने डिफरेंट वर्टिकल हेड्स को बोलें कि एक मैकेनिज्म डिवाइस किया जाए जिससे कि अनफेयर अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हैं बैंक्स यूज़ कर रहे हैं फॉर सेलिंग देयर इंश्योरेंस पॉलिसीज़, उनको रोका जा सके। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बहुत सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो रिसीव करी हैं ऑन फ्रॉडुलेंट और अनएथिकल प्रैक्टिसेस दैट आर बीइंग अडॉप्टेड बाय बैंक्स एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज दैट आर द चैनल पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। तो कई सारी कंप्लेंट आई फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, और इसी कंप्लेंट के बाद मिनिस्ट्री ने कॉशन किया है बैंकों के जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है CVC, उसने भी इस पर्टिकुलर इशू को आइडेंटिफाई किया है और कहा है कि इस तरह की जो फोर्स सेलिंग है ये बैंक्स की क्वालिटी ऑफ लोन को इम्पैक्ट करेंगे डेफिनेटली, और बैंक्स की जो कोर बिजनेस है, जो बैंक का जो कोर बिजनेस आएगा क्या है बैंकिंग, उसको इम्पैक्ट करेंगे। कस्टमर का जो फेथ है बैंक में वो इम्पैक्ट होगा, और इसके अलावा बहुत सारे अदर नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी आइडेंटिफाई किया। तो सीधे बैंक को बोला गया दे शुड नॉट अडॉप्ट एनी रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस फॉर फोर्सिंग द कस्टमर। इसके अलावा CVC ने यह भी आइडेंटिफाई किया है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कम्युनिकेट किया है बैंक्स को, कि इस तरह की जो फोर्सफुल सेलिंग है ये जो बैंक्स के एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी डेबिलिटेटिंग है। बैंक्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर प्रेशर आता है टारगेट को अचीव करने का, फील्ड स्टाफ पर टारगेट को, कि आपको इतने जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं वो बेचने हैं, जबकि ये काम बैंक का नहीं है। तो दैट इज़ वाई CVC हैज़ ऑल्सो रेजिंग द ऑब्जेक्शन दैट इज this particular target or this particular pressure is also putting स्टाफ, द फील्ड स्टाफ और द बैंकिंग स्टाफ ऑन जियोपार्डी, जिससे क्या होगा, जो बैंकिंग बिजनेस है वो इंटरनल जो कस्टमर्स हैं वो भी इम्पैक्ट होंगे। क्यों? अपार्ट फ्रॉम इट कमीशंस की वजह से, इंसेंटिव की वजह से स्टाफ जो है वो अपने मेन फंक्शंस को छोड़ के, अपने KRAs को छोड़ करके वो अपने जो ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उनको सेल करने में लग जाएंगे।
तो इससे बैंकिंग भी इम्पैक्ट करेगी। तो कई सारे जो इश्यूज़ हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं सीवीसी ने। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को बोला, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंक्स को डायरेक्ट किया है कि इस तरह की फोर्सफुल सेलिंग, माल प्रैक्टिसेस, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं अडॉप्ट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बैंक्स के खुद ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छी नहीं है और बैंक के जो इंटरनल कस्टमर्स हैं, एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं, उन दोनों के लिए भी इस तरह की ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं सही है। और अगर हम देखें कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है उसने लास्ट month IRDAI has increased the number of corporate agents with which one insurance company can tie up for selling the insurance products. तो IRDAI was also already pushing the reform in this sector. तो बैंक्स को फिलहाल के लिए अभी के लिए इस तरह की कोई भी प्रैक्टिसेस नहीं यूज करनी चाहिए। तो दिस इज कीपिंग अ चेक। CVC और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मिलकर के बैंक्स को डायरेक्ट किया है फॉर डिफरेंट रीजंस। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। Ola gears up to take on M&M Tata with electric CV plan. So Ola Electric is all set to enter the commercial vehicle space with the launch of electric small vehicles, that is ESCVs with 3 and 4 wheels. तो ओला इलेक्ट्रिक जो कि अभी कंज्यूमर सेगमेंट में ही थी, अब ये हम बोल सकते हैं पैसेंजर सेगमेंट में थी, अब वो कमर्शियल स्पेस में भी एंटर करने जा रही है 4 और 3 व्हीलर सेगमेंट में। और जहाँ पर ये बेसिकली टाटा से और महिंद्रा एंड महिंद्रा से डायरेक्टली कॉम्पीट करेगी कंपनी। और अगर अभी इस करंट सिचुएशन देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा इज अ डोमिनेंट प्लेयर इन द 3 व्हीलर सेगमेंट कार्गो मार्केट विद इट्स ट्रियोजोर। और टाटा ने भी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो भी अपना एक 3 व्हीलर जो है वो लॉन्च करने वाला है, दैट इज इलेक्ट्रिक एस ईवी। और 4 व्हीलर में भी टाटा ने अनाउंसमेंट किया है। तो बेसिकली अब टाटा और महिंद्रा के साथ जो ओला है वो डायरेक्टली कॉम्पीट करेगी इन केस ऑफ कमर्शियल सेगमेंट 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, दिस इज अ इन्फोग्राफिक्स ऑन पेज नंबर 4, जहाँ पर इंडिया का जो मेटल इम्पोर्ट है उसकी कंडीशन या उसकी सिचुएशन को बताया गया है कि किस तरीके से जो इंडिया है वो यूएस के मेटल इंपोर्ट में एक सिग्निफिकेंट पार्टनर बन के उभर रहा है। सो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर 2018 में टैरिफ रिवीजन हुआ था और ये कहा जा रहा था कि इस रिवीजन के बाद प्रॉबेबली इंडिया से जो यूएस इंपोर्ट करता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखना पड़ेगा इंडियाज़ इंपोर्ट शेयर ऑफ 2 मेटल्स टू यूनाइटेड स्टेट। हालांकि अगर हम अभी का डेटा देखें तो बोथ मेटल्स हैड सिमिलर और मार्जिनल हायर इंपोर्ट शेयर इन पास्ट 12 मंथ कंपेयर टू द ईयर बिफोर टैरिफ वाज अनाउंस। तो टैरिफ मॉडिफिकेशन की वजह से ऐसा कहा जा रहा था कि इंडियाज इंपोर्ट शेयर टू 2 मेटल्स टू यूनाइटेड स्टेट विल गेट इम्पैक्टेड। बट अभी का जो डेटा है रिसेंटली जो WTO ने जो डेटा पब्लिश किया है दैट रूल दैट यूएस टैरिफ वॉलेट्स द ग्लोबल रूल्स। तो जो 25% और 10% का इंपोर्ट टैरिफ लगाया गया था स्टील और एल्यूमिनियम पर 2018 में, दैट शुड बी रिमूव्ड एंड मेनी ट्रेडिंग पार्टनर्स इंक्लूडिंग चाइना चैलेंज दिस इम्पोजिशन। हालांकि अगर इंडिया का हम सिनेरियो देखें तो इंडिया के सिनेरियो में बहुत मार्जिनल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, हायर इंडिया शेयर इन यूएस मेटल इंपोर्ट। तो इस टैरिफ रिवीजन के बाद भी जो इंडिया का शेयर है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, इवन इंक्रीज हुआ है इंडिया का जो शेयर है यूएस मेटल इंपोर्ट में। अगर हम देखें तो हालांकि WTO का जो कहना है वो कहना है कि जो टैरिफ लगाए गए हैं 25% और 10% के, ये WTO के नॉर्म्स के अगेंस्ट हैं, दैट शुड बी रिमूव। चाइना ने इसकी कंप्लेन भी करी थी। लेकिन अगर चाइना का शेयर देखें तो चाइना का जो शेयर है द शेयर ऑफ चाइना इन यूएस एल्यूमिनियम इंपोर्ट फेल फ्रॉम 9.36% टू 4.52। तो चाइना का तो शेयर डिक्रीज हो रहा है बट ओवरऑल इंडिया के शेयर में इंक्रीज देखने को हमें मिल रहा है इन स्पाइट ऑफ दिस हाई टैरिफ। प्रोबेबली चाइना का जो प्लेस है वो इंडिया ने टेक ओवर कर लिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, डिमांड क्वंच टेक्सटाइल सेक्टर सीक्स स्टिमुलस कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी रिमूवल। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं वो फिलहाल के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है कॉटन में उसको रिमूव करने के लिए बैटल कर रहे हैं, उसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि दिस रिमूवल विल प्रोवाइड अ स्टिमुलस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ टेक्सटाइल, इंडियन टेक्सटाइल, जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो गवर्नमेंट जो कॉटन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है उसको रिमूव करे और कॉटन की डिमांड, कॉटन सेक्टर में डिमांड को बढ़ाने के लिए कुछ जो इम्पटस हैं, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ इंसेंटिव्स हैं वो भी प्रोवाइड करें। तो इंडस्ट्री हैज़ बीन इम्पैक्टेड बाय द
rise in Indian raw cotton prices which are at least 10 to 20% हाई। इसके अलावा इम्पोर्ट ड्यूटी भी लग रही है जिसकी वजह से जो इंडिया का जो टेक्सटाइल है जो बहुत कॉम्पिटिटिव रहता था इंटरनेशनल मार्केट में वो फिलहाल के लिए लेस कॉम्पिटिटिव होगा कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन कॉटन प्राइस, बिकॉज ऑफ द कॉटन इम्पोर्ट ड्यूटी। नाउ दे आर रिक्वेस्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट टू रिमूव दिस ड्यूटी सो दैट इंडियाज पोजीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट कैन बी कॉम्पिटिटिव अगेन। और जो डिमांड क्रंची सिचुएशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कर रहा है वो फिलहाल के लिए ओवरकम करी जा सके। इंडिया की अगर बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर में इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया को सबसे ज़्यादा कंपटीशन बांग्लादेश से मिल रहा है और ये कई टाइम से देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से कई सारी जो टेक्सटाइल कंपनीज हैं इवन वो बंद भी हो गई। दैट इज़ वाई नाउ टेक्सटाइल प्लेयर्स आर डिमांडिंग फॉर दिस कॉटन इम्पोर्ट ड्यूटी रिमूवल एज वेल एज द अदर फाइनेंशियल इंसेंटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। यूरोप्स $1.4 ट्रिलियन एनर्जी बिल ओनली मार्क्स स्टार्ट ऑफ द क्राइसिस। तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से या बोले रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो एनर्जी क्राइसिस जनरेट होनी थी डेवलप नेशंस में EU में और US में वो उसका जनरेशन फिलहाल के लिए हम बोल सकते हैं उसकी स्टार्टिंग जो है वो विजिबल होनी शुरू हो गई है। यूरोप गॉट हिट बाय रफली approximately $1 billion from surging energy cost in the fallout of Russia-Ukraine war। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो डीपेस्ट क्राइसिस है जो डिकेड्स में आने वाली है उसकी अब स्टार्टिंग ही अभी हुई है क्योंकि इस विंटर सीजन में जो यूरोप है उसको अपने जो गैस रिजर्व्स हैं वो फिल करने हैं। या तो उन्हें कम डिलीवरी होगी या तो उन्हें बिल्कुल भी डिलीवरी नहीं होगी, मोर स्पेसिफिकली फ्रॉम रशिया। तो रशिया पर ये यूरोपियन कंट्रीज जो है वो सेंक्शन भी लगा रहे हैं और रशिया से ही इन्हें ऑयल भी खरीदना है, गैस रिजर्व्स भी लेने हैं, फुल करने हैं। और जिस तरीके से रशिया ने प्राइसिंग कैप लगाई है उसको देखते हुए जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली इट विल बी चैलेंजिंग फॉर यूरोप टू फिल देयर गैस रिजर्व विथ लिटिल और टू नो डिलीवरीज, मोर स्पेसिफिकली फ्रॉम रशिया। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये मार्केट है ये फ़िलहाल के लिए 2026 तक ये मार्केट इसी तरीके से टाइट रहेगी। तो प्राइस को लेकर के सेंक्शन की वजह से, इसके अलावा टैंकर कंपटीशन की वजह से, इंश्योरेंस की वजह से जो इश्यूज जनरेट हो रहे हैं दिस विल ऑल्सो पोज द चैलेंज फॉर यूरोपियन कंट्रीज टू रीफिल देयर एनर्जी रिसोर्सेज। हालांकि जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कंपनीज को अप्रॉक्सीमेटली 700 बिलियन का सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी थ्रू डिफरेंट एनर्जी बिल, लेकिन फिर भी कंपनीज के लिए डिफ़िकल्ट होगा इस शॉक को एब्जॉर्ब कर पाना। अब अगली गवर्नमेंट बिल ला रही है, लेट अस सी कि कैसे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इस पर्टिकुलर क्राइसिस एनर्जी क्राइसिस से ओवरकम होते हैं। एंड दिस इज द स्पाइलिंग कॉस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फॉर इंक्रीजिंग एनर्जी प्राइसेस। तो जर्मनी के लिए यूके, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड और स्पेन के नंबर्स दिए हुए, दे ऑल आर इंक्रीजिंग देयर अलोकेशंस, फंडिंग अलोकेशन फॉर एनर्जी सेक्टर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग प्राइसेस एंड रशिया यूक्रेन वॉर। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.